दोस्तों हम बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरों के बारे में। आज हम कम से कम 50 प्लस क्वेश्चंस लेने वाले हैं इसमें साइंस के, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल का ज्ञात कीजिए। बेमेल वाले क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में भी बहुत आयत से पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो एक ऑप्शन है वो डिफरेंट है, तो उसे आपको पहचानना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट है फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो देखने से ही पता लग रहा है दोनों, बैक्टीरिया, पैथो शरीर, साइको सोच, साइकोलॉजी एक विज्ञान है। ये सारे वैसे तो विज्ञानों के ही नाम है, एक ब्रांच ऑफ साइंसेज हैं सारी के सारे, पर सारी के सारी बैक्टीरिया हो गया, हमारा पैथोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी, ये सारे के सारे शरीर और बीमारियों से संबंधित हैं। साइकोलॉजी, ओके, तो साइकोलॉजी इज ए राइट आंसर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होने वाला है। ओके, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, मैं यहाँ पे टिक नहीं करता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि मैंने क्या आंसर बताया था। ओके, बाद में छोटा सा क्विज भी रखेंगे, ओके, जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो देखते हैं आपको याद रहता है कि नहीं रहता है। ओके, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन था, 2007 में पूछा गया है, एलडीसी में भी आया था, यूडीसी भी आया था, उत्तराखंड में पूछा गया था, और हमारे राजस्थान में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे रीजनिंग में तो बेमेल का टॉपिक भी है, आता ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? स्तनपायी है, ठीक है, तो शार्क हो गया, स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस हो गया या व्हेल। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेल एक हमारे पास में क्या है, स्तनपायी है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। ये भी आ रहा है, आरटीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जगुआर, शुतुरमुर्ग और पेलिकन, आपको तीनों ही पता लग गए, तीनों ही उड़ नहीं पाते हैं प्रॉपर्ली। चमगादड़ प्रॉपर्ली उड़ पाता है, तो चमगादड़ ही आंसर होने वाला है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटघड़ा, ये कीटपर्णी पादप है, कीट को पकड़ता है, कीटभक्षी पादप होता है। तो इसमें जो पत्ता होता है दोस्तों, पत्ता होता है वो घट में रूपांतरित यानी कि एक पोट में रूपांतरित हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5 आराम से ले रहे हैं, थोड़ा स्पीड रखेंगे। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का, लहसुन में जो स्मेल आती है उसका जो मुख्य कारण होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन नहीं होता, फ्लोरीन नहीं होता, हाँ यस, गंधक, सल्फर, बहुत पढ़ा हुआ है, अगला पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती जब हमें याद होता है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है। गंधक एक ऐसा यौगिक है जो लहसुन में किसके लिए, अभिलाक्षणिक यानी कि स्पेसिफिक स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आदि पादपीय, तवणोद्भिद, मरुदभोद्भिद, शैलोद्भिद। पहाड़ों पर शैलोद्भिद होते हैं जो पत्थरों पर होता है दोस्तों, मरुदभिद रेगिस्तान में होने वाले हैं। तो ये हमने तवणोद्भिद, यहाँ पे इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला 7th क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? ओके, मछली है, मछली, तो समुद्री कुकुम्बर, खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा या समुद्री बाघ। दोस्तों देखिए, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ये भी यूपी लोअर सब ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो इसका आंसर है उसे हम समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, जो एक प्रकार की मछली होता है। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि हम मृदा के बिना ही पादपों को उगाते हैं। पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन करना, जल संरक्षण करना।
तो ऑप्शन ए है मृदा विहीन पादप संवर्धन इसका सही आंसर होने वाला है। तो 8 का आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न था अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से, वातक तंत्र से। तो इसका जो आंसर होने वाला है अधिकांश जो कीट होते हैं उसमें क्लोम्स पाए जाते हैं। देन ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ओके, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी जानते हैं आनुवांशिकता की जो इकाई होती है वो जीन कहलाती है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा वो कहता है निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है, ईस्ट, क्लोरेला, एजोला या मोल्ड। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है एजोला। एजोला इज ए राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका एक जैव उर्वरक का स्रोत होता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव वो है दोस्तों वो क्या है, नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा या उगलिना। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी हरित नील शैवाल पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में सम्मिलित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है आपके पास कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेल के अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। ओके दोस्तों, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। यानी कि रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन है दोस्तों स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर एममीटर। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है और दोस्तों वो इसका सही आंसर सी होगा। इसका सही जो आंसर है वो आंसर सी सही होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में या यकृत में। सारे PYQs ले रखे हैं दोस्तों, ध्यान से कीजिएगा सारे के सारे। मतलब कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे WBC बनती है तथा RBC का विनाश होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होने वाला है प्लीहा में। किसमें दोस्तों, प्लीहा में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन और पेप्सिन। तो देखो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन तीनों तो पाचक एंजाइम है। तो गैस्ट्रीन इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गैस्ट्रीन कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। IAS में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। हमारे पास में अगला क्वेश्चन है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन, वसाम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधीय प्रभाव। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो उत्पाद होते हैं पोषक, प्रोटीन तथा वसाम्ल होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन लेते हैं। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है
विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? आलू, गन्ना, संतरा या चुकंदर? तो दोस्तों आपको आंसर पता होगा, इसका जो सही आंसर है वो होता है संतरा। इसका जो सही आंसर है वो है संतरा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए, हमारा जो 19 क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि लोहे की जो प्रचुर मात्रा होती है वो जामुन, लोकाट, करौंदा, अमरूद। तो करौंदा, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। करौंदे में लौह की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। आयोडीन, गठिया, रतौंधी, रिकेट्स या घेंगा? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसे हम कहते हैं घेंगा। ओके, घेंगा। ओके, आयोडीन दिया जाता है। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत है? तो ध्यान दीजिएगा, गाजर, मटर, चावल अथवा पालक? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों पालक है, वो लोहे का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है, होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन है बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आंसर है बैक्टीरिया द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया द्वारा होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण है? टमाटर में लाल रंग का कारण है? तो ध्यान दीजिएगा, टमाटर में लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ये भी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है? तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम होता है दोस्तों वो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के कारण प्रोटीन आसानी से पचाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव यानी हार्मोन एक है, ग्लाइकोलिपिड है, वसीय अम्ल है, पेप्टाइड है या स्टेरोल है? ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन जो है हमारा दोस्तों वो एक टाइप का क्या है? पेप्टाइड है। इंसुलिन एक टाइप का क्या है? पेप्टाइड है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? तो ध्यान दीजिएगा, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक जो अम्ल है वो टार्टेरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण करती है? ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण करती है? तो ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? ओके, तो ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि है जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण करती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है? ईथर, अमोनिया, एसिटिलीन या एथिलीन? ध्यान दीजिएगा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इथेन का, एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीटोसिन का? ओके, तो ध्यान दीजिएगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य मानव शरीर का जो तापक्रम होता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो इनमें से कोई भी नहीं होता है। 98.4 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 98.8 फ़ारेनहाइट। ओके, तो इसमें से कोई भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? ठीक है, शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। गर्भाशय ग्रीवा में, डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय के निचले भाग में, गर्भाशय के ऊपरी भाग में। तो ध्यान दीजिएगा, डिंब वाहिनी नली के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो उसको निषेचित करता है। डिंब वाहिनी नली को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, वो क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है दोस्तों, ऑप्शन में कीट, मच्छर, मक्खी, जुएं। तो ध्यान दीजिएगा, मच्छर, मॉस्किटो है जो प्लाज्मोडियम परजीवी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 33। क्या कहता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर जो झिल्ली में सूजन आ, जिसे मेनिंजिस कहा जाता है दोस्तों, तो इससे होने वाला जो रोग होता है उसका नाम क्या है? ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस, मेनिंजाइटिस। ठीक है दोस्तों, तो जिसका सही आंसर होने वाला है वो मेनिंजाइटिस होने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सिलिकोसिस एक है गुर्दा संबंधी रोग, यकृत संबंधी रोग, फेफड़े से संबंधित रोग या अव्यवस्थित तंत्रिका से संबंधित रोग। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक फेफड़े से संबंधित बीमारी का नाम है। फेफड़े, लंग्स से संबंधित बीमारी का नाम है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में निम्न में से एक की अधिक उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फास्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट या नाइट्रेट। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये हमेशा नाइट्रेट्स के अधिक होने से होता है। ओके दोस्तों, तो नाइट्रेट्स के अधिक होने से क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक खनिज है दोस्तों, वो है हमारा सोडियम, पोटेशियम, लोहा अथवा गंधक। तो ध्यान दीजिएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। पोटेशियम आवश्यक होता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अगला। ट्यूमर की पहचान हेतु किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ट्यूमर की पहचान के लिए आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 या सोडियम 24। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में ये भी पूछा जा चुका है कई बार। तो ध्यान दीजिएगा, ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। तो ध्यान दीजिएगा, पोलियो का जो टीका था वो सबसे पहले जॉन्स साल्क ने तैयार किया था। ओके दोस्तों, चलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं टिक नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, साल्क टीका निम्न में से किस व्याधि से संबंधित है?
तो जो साल्क का जो टीका है दोस्तों, साल्क का टीका वो हमेशा पोलियो से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? पोलियो से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों हम हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 40 देखने वाले हैं दोस्तों में। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलियो का कारण है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कीटों द्वारा या कवक द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, पोलियो विषाणु वायरस जनित रोग होता है, ये विषाणुओं द्वारा होता है। डन। चलिए आगे लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेते हैं 41। एथलीट फ्रूट बीमारी होती है, ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या सूत्रकृमि से? ध्यान दीजिएगा, एथलीट फुट होने वाली बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंदी से, प्रोटोजोआ से या सूत्रकृमि से। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। एथलीट फुट फफूंदी के कारण होती है। ओके, चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हमारा। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो है ईईजी। ईईजी, ध्यान दीजिएगा, ईईजी जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है हृदय, मस्तिष्क, कान या यकृत। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी, ब्रेन। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली प्रकट होती है ईईजी से। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है आपका कॉर्निया, नेत्र तारा, अक्षपट यानी कि रेटिना अथवा लेंस। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों रेटिना। रेटिना पर परिवर्तित होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग को कहा जाता है। अगर आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो इस रोग को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि, वैषम्य दृष्टि, ग्लूकोमा या मोतियाबिंद? तो ध्यान दीजिएगा, इसे मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। इसे मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एड्स का कारण है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस। तो ध्यान दीजिएगा, एड्स जो है वो वायरस के द्वारा होता है, वायरस जनित रोग है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट 46 है, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जीवाणु, विषाणु, परजीवी, प्रोटोजोआ या फफूंद? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो इसका कारण होता है वो विषाणु यानी कि वायरस होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 है, लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, लोहे की कमी से एनीमिया होता है। ओके, एनीमिया लोहे की कमी के कारण होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 48। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, मदिरा यानी कि अल्कोहल के ज़्यादा सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये लीवर से संबंधित रोग होता है। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये यकृत शोथ भी नहीं है विषाणु का। पित्ताशय पाषाण भी, पित्ताशय पाषाण यानी कि वो है स्टोन्स, ठीक है, ये भी नहीं है। यकृत का सूक्ष्म रोग हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी बीमारी को गठिया कहा जाता है जिसमें यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में हो जाता है। चलिए हमारा आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो है,
किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित रोग है। ओके, हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित रोग है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको पूरा देखिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।